Good evening, friends. Today I am talking about the cyber security questions. What is cyber security? Actually, cyber security जो क्राइम्स होते हैं वो दो प्रकार के क्राइम्स होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम और रेड कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम वो होता है कि जहाँ पर घर बैठे दूसरे इंसान के ऊपर क्राइम कर सकते हो। रेड कॉलर क्राइम ऐसा होता है जो आपको फिजिकली जाना पड़े, उस इंसान के ऊपर फिजिकली जाकर उसको क्राइम करा नहीं सकते। जैसे किसी को किडनैप करना है तो किडनैप करने के लिए मैं घर बैठे बैठे किसी को किडनैप नहीं कर सकता, बट कि उस पर्सन के ऊपर जाना पड़े, एक्चुअली मुझे फिजिकली उसके ऊपर जाना पड़े और बाद में मैं उसको किडनैप कर सकता हूँ। ऐसे में वो रेड कॉलर क्राइम होता है। वाइट कॉलर क्राइम घर बैठे बैठे किसी के ऊपर गुनाह कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम्स भी जो होते हैं वो वाइट कॉलर के अंदर आ रहे हैं। एक्चुअली जो डेफिनेशन कोई साइबर का होता है वो कोई है नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि वेयर इज़ अर्थ सिचुएटेड, तो आपको अल्टीमेट आंसर ऐसा मिलेगा कि इट इज़ इन द यूनिवर्स। तो ऐसे ही साइबर यानी कि एक यूनिवर्स होते हैं जो इंटरनेट का रिलेटेड होता है, या फिर कोई भी चीज़, कोई आपके लैपटॉप होते हैं, आपके पीसी होते हैं, आपके स्मार्टफोन होते हैं, आपके कोई भी चीज़ इंटरनेट के ऊपर से आपको कर सकते हैं, उसको आप साइबर के ऊपर डाल सकते हैं। साइबर क्राइम क्या है? तो कोई भी ऐसे डिवाइसेस के ऊपर जो साइबर से कंप्यूटर से रिलेटेड हो या स्मार्टफोन से रिलेटेड हो, उसको हम साइबर क्राइम के द्वारा पर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ ये होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? एक तो होता है हैकिंग। हैकिंग यानी कि आपके अकाउंट हैक करना, किसी और को ऊपर आपके जो पासवर्ड्स होते हैं या फिर आपके मेल आईडी होते हैं या फिर आपके पिन नंबर होते हैं या फिर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप दूसरे को दे रहे हो, वो इंसान आपके अकाउंट को हैक करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि भाई आपके अकाउंट के जो भी डिटेल्स होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं, इंक्लूडिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो साइबर में ऐसे कई बार आप देखता होगा कि भाई कोई बटन होता है तो उसके ऊपर आप जैसे दबा देते हो तो उसके आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं वो उस कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कॉपी हो जाता है। तो ऐसे हैकिंग में आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना देना चाहिए ताकि आप हैकिंग ना आ सकते। फिर होता है साइबर स्क्वाटिंग। साइबर स्क्वाटिंग वो होता है कि भाई जब आपके जो नंबर, आपके जो डोमेन नेम होता है उसको हैक करा कर रख देना। आपके जो डोमेन नेम होता है उसको ऑलरेडी रजिस्टर कर दूसरा कोई व्यक्ति रजिस्टर कर उसको रख देता है, और आप जब वो डोमेन नेम लेने के लिए जा रहे हो तो आपको ऐसा बता देता है कि भाई यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट आपने पहली बार देने जा रहे हो और आपको पता भी ना चले कि किसी और ने इस डोमेन नेम को रजिस्टर कर दिया। तो हियर यू हैव टू पे हेफ्टी प्राइस फॉर द getting that domain name. That is why it is called as cyber squatting. You are actually crossing that person to get that amount, to get it registered in your name. Actually it's already there in your name, but you have to pay a hefty price to get that domain name in your own name, और इस तरह से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। So that is what cyber squatting literally means. फिर आ रहा है फिशिंग। फिशिंग वैसा होता है कि भी आपके जो भी नाम्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ईमेल होते हैं, वो सिमिलर लगेगा कि आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई आपके जो बैंक होते हैं उन्होंने ही आपके ऊपर मेल भेजा है, बट एक्चुअली में आपके बैंक वालों ने किसी के आपके ऊपर मेल नहीं किया होगा। सिमिलर साइट लगेगा, बट आप जब एड्रेस बार पर आप जब रीड करोगे उस एड्रेस तो उसके ऊपर आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगा। HDFC में HDFC होता है, उसके बदले में HFDC लिखेगा। Human mind has the capacity to read all the first three letters and make it into known that the known word from it. तो आप जैसे HDFC लिखेगा तो पहला अक्षर H आ गया और FC आ गया, तो मीनिंग इट इज़ meant that it is related to HDFC, और तुरंत आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, बट स्पेलिंग ऐसे टाइम पर चेक करना था। दैट इज़ समथिंग फिशिंग। फिशिंग के अंदर आप क्या होता है कि आपके जो भी डिटेल्स फिर उस साइट पर आप फिल कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू द साइट वेयर इट शुड बी गोइंग टू, बट कोई थर्ड पार्टी के ऊपर आपके डिटेल्स जा रहे हैं, जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कार्ड नंबर, पिन नंबर, CVV नंबर, ये सारे डिटेल्स आपने भर लिया है, तो आप उसके ऊपर नहीं जा, आपको जिसको बेचना चाहिए उसके ऊपर नहीं जा रहे, बट वो इन्फॉर्मेशन कोई और थर्ड पार्टी के ऊपर से जा रहा है। इससे दिक्कत ये होता है कि इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग इट टू द बैंक, द थर्ड पार्टी इज नाउ हैव गॉट ऑल योर डिटेल्स एंड ही और शी कैन यूज़ दैट डिटेल्स अगेंस्ट यू। अगर आपके कार्ड डिटेल्स दे दिया है तो कार्ड एक नया
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बन सकता है और आपको पता ना चले कि भाई आपके अकाउंट में से इतने सारे रुपये चले गए। तो दैट इज़ व्हाट फिशिंग लिटरली मीन्स। इट्स looks the website is looking similar to the original website but actually वो original website नहीं है। इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बी केयरफुल। बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पर्सनली कोई ईमेल नहीं करेगा कि भाई आपके डिटेल्स हमें दे दो ताकि आपके KYC ऐसे कुछ डिटेल्स अपडेट हो जाए। बट और अगर कोई मांग रहा है तो उसको आप फिजिकली जाकर पूछना है कि भाई मेरा KYC कंप्लीट हो चुका है, दोबारा क्यों मांग रहे हैं। देन दे विल गिव द राइट आंसर कि हमने कोई ऐसा मेल नहीं किया है। वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज़ इन कनाडा, उसने मेल भेजा था कि मेरा पासपोर्ट खो गया और मेरे सारे चीज़ें खो गया है, तो आई नीड 500 कैनेडियन डॉलर। मैंने उसको एक फ्रेंड को पूछा था कि ऐसा मेल तेरे ऊपर आया था, तो उसने बताया कि उसका अकाउंट किसी ने हैक किया है। तो ये ऐसे जो होता है कि आपको दिखेगा कि भाई आपके सेम मेल आईडी है, सेम आपके फ्रेंड ने मेल भेजा, बट वो किसी और के ऊपर से मिले। सो बीवेयर कि आप ऐसे सिचुएशंस पे पर्सनली जाकर उसे पूछें या कोई भी कॉन्टैक्ट से उसे पूछे कि भाई ऐसा कोई मेल आप लोगों ने भेजा है कि आपने भेजा है। उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो मेल आया हुआ है वो हकीकत में किसने भेजा है। उसके बाद ही आप ऐसे कोई करते। दूसरा एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फिशिंग में एक बंदे को अपने क्रेडिट मेल आया था कि भाई बैंक से मैसेज आया और उसने बहुत सारे पैसे देने पड़े। लाखपति थे, वो लाखपति अब रोडपति बन गए। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको देखना चाहिए कि भाई आपके जो वेब एड्रेस जो होते हैं वो सही है, गलत है, सही है तो फिर आगे जाएं। तो देखने के लिए आपको जैसे भी आप कैसे फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो उस टाइम पर आपको दिखेगा कि भाई की आएगा और 256 बिट एनक्रिप्शन का मैसेज आएगा कि भाई नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इन द 256 बिट एनक्रिप्शन सिक्योर्ड लेयर। अगर ऐसा मैसेजेस ना आए तो वो ईमेल या वो वेबसाइट गलत है और उसके अंदर आप कोई भी डाटा या पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन ना डालें। दूसरा एक टॉपिक है विशिंग। विशिंग का मतलब ऐसा होता है कि आपके जो कार्ड नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसका जो फर्स्ट 4 डिजिट्स होते हैं और लास्ट 4 डिजिट होते हैं वो कॉमन होता है, क्योंकि फर्स्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो वीज़ा या रुपए या मास्टर कार्ड का सीरीज़ का नंबर होता है। तो अगर इसके बाद के जो नंबर्स होते हैं वो आपके पर्सनल नंबर होते हैं। तो कॉल आपको ऐसा है कि भाई आपके कार्ड नंबर ऐसा है और लास्ट डिजिट क्या है, तो आप अपना कार्ड वेरीफाई कीजिए तो बीच का नंबर दिखा जाए। यू विल ऑलरेडी गिव योर नंबर टू दैट पर्सन। तो दोबारा आपको ऐसा मैसेज आएगा कि आपका डाटा सही है, आपके ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को आप मुझे शेयर कर दीजिए। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज़ दैट यू आर कमिंग इनटू द क्लचेस ऑफ विशिंग। तो विशिंग के अंदर आप अपने जो पर्सनल कार्ड डिटेल्स होते हैं उसको दे दिया है। नाउ द पर्सन इज़ मेकिंग ए न्यू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर ऐसे कोई भी कॉल है, आपके फर्स्ट 4 डिजिट्स और लास्ट 4 डिजिट्स कोई भी कार्ड का कॉमन ही हो और नॉर्मल रहते हैं। लास्ट 4 डिजिट्स होते हैं वो सीरियल नंबर ऑफ द कार्ड होता है, वो कोई किसी को भी मिल सकते हैं। बट बीच वाले जो 8 डिजिट्स होते हैं वो आपको दिखाने के लिए क्योंकि कोई भी बैंक्स या कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे कार्ड नंबर आपसे नहीं मांगेंगे। तो बीवेयर ऑफ सच कॉल्स कि भाई आपको कॉल आएगा, कार्ड नंबर दिखाएगी, आपके फर्स्ट 4 डिजिट्स ये है, आप ऐसे मत मान लेना कि कार्ड आपका ही कार्ड कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वाले ही कॉल कर रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी कॉल कर रहा होगा और उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो बीवेयर ऐसा कोई कॉल आए तो ना उठाए और आपके कार्ड डिटेल्स उसे ना दें।